जय हिंद प्यारे दोस्त। आज के वीडियो में जो है ना हम लोग आपके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो पिछली कक्षा में हमारे रह गए थे क्वेश्चंस को। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से और सीखेंगे और मज़ा आएगा आपको। तो बिना देरी करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर जाती है। प्यारे दोस्तों, सर्दी बहुत ज़ोर की हो गई इसलिए आपको वॉइस थोड़ी सी मिसमैच हो सकती है। तो बताया गया कि कोई आयत है और उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि की गई है, 14.28% की वृद्धि की गई है। तो अगर उसका क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है तो उसकी चौड़ाई को कितने घटा दी जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का ज़बरदस्त तरीका होता है कि मान लिया कि जो है ना पहले आयत का जो है ना क्षेत्रफल कितना था, 100% था, और जब 14% की वृद्धि हो गई तब वो कितना गया हमारा 114.28%। यानी कोई चीज़ 100% थी, अब उसमें जो है ना क्या वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 14.28% की। तो जब वृद्धि हो गई हमारी कितनी 14.28% की, जो हमारी टोटल वैल्यूज आ जाएगी नहीं, जो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 114.28%। ये तो हमारा टोटल वृद्धि होकर के हो गया। और यहाँ से वृद्धि कितनी हुई है 14.28% की। अच्छा, अब बता रहे हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी घटानी चाहिए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जितनी भी उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है ना उतनी ही उसकी चौड़ाई को कम कर देंगे और टोटल में से कम कर देंगे और आ जाएगा हमारा सीधा सीधा आंसर। अच्छा, अब हमको हमारे पास था जो आयत का क्षेत्रफल था वो 100% था, अब हो कितना गया है 114.28% हो गया। अच्छा, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है 14.28%। तो जो ज़्यादा वाला है ना अगर उसको हम लोग घटा दें, अगर ज़्यादा वाला पार्ट है ना उसको हम लोग घटा दें तो जो है ना हमारा पिछला जितना आयतन मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई आयत है, ये हमारा कोई आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब इसकी अगर लंबाई बढ़ाएगी तो लंबाई को यहाँ तक कर दिया गया। अब ये जो लंबाई बढ़ गई ना, अगर फिर से जो है ना हमको आयत को उसी रूप में प्राप्त करना है, यानी इसका एरिया वही प्राप्त करना है, तो ये जो लंबाई हमने बढ़ाई थी इसको ही क्या कर देंगे, इसको कर देंगे कम। तो हमको जो है ना टोटल हमारा वही क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 14.28% का जो क्षेत्रफल ज़्यादा था ना वही वाला घटा देंगे। और घटाएंगे किस में से, जो हमारा टोटल वाला होगा ना इससे पूरा टोटल में से घटाएंगे ना। अब टोटल है हमारे कितने पास, यहाँ पर है 114.28%। यहाँ से भी प्रतिशत, अब परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कैलकुलेशन मात्र करनी है। तो कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से दिया गया है इसका 14, 28 और यहाँ पर दिया गया है आपका पॉइंट से, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा है 114.28 और यहाँ से आ जाएगा 100%, क्योंकि परसेंट में निकाल लें हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे 100%। अब क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा ना तो वो आ जाएगा आपका 12.5%। इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 12.5%। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे बढ़िया मेथड होता है इसी प्रकार से करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों, एक और हमारे सामने आ चुका है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है हम लोग सीखेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। बता रहा है कि 8 दिन तक काम करने के बाद में राखी को पता चला कि अभी तक केवल 10% कार्य ही पूरा हुआ है। यानी राखी एक लड़की है, कोई भी हो सकता है व्यक्ति, उसने जो है ना 8 दिन तक कार्य किया और उसको पता चला कि जो है ना उसने अभी 10% तक कार्य किया जो टोटल कार्य था। राखी से 20 वह जो है ना क्या करते हैं, वह पूनम को काम पर रख लेते हैं। उसको लगा कि जो है ना यार ये काम जो है ना हमारा नहीं हो पाएगा, तो उसने पूनम को काम पर रख लिया। और पूनम जो है ना राखी से 20% अधिक कुशल है, कार्य कुशल है। यानी कार्य कुशल होने का मतलब जो है ना पूनम की क्षमता है ना वो राखी की क्षमता से 20% अधिक है। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। यहाँ पर एक वर्ड है कि शेष काम को करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि एक तो है राखी, एक कौन है, राखी है, और दूसरी क्या है, दूसरी है पूनम। एक तो राखी है और एक है पूनम। अब यहाँ पर बताया गया कि राखी पूनम से 20% अधिक कार्य कुशल है। जब 20% अधिक कार्य कुशल होने का मतलब क्या होता है, 20%, 20% का इसको बना लो फ्रैक्शंस में और 0 0 हो जाएगा, ये 5 और ये 6। अगर सॉरी इसको सही से कर लेते हैं एक बारी, 20% अधिक कार्यकुशल है, 5, ये एक आ जाएगा।
अगर राखी कितनी है हमारी, राखी की क्षमता है 5, तो पूनम की क्षमता कितनी है 6। ये क्या आ गई, क्षमता। क्या निकाल के आ गई यहाँ पर, क्षमता। कैसे, क्योंकि 20% अधिक है ना, तो 20% का फ्रैक्शन किया हमने, रेशियो बनाया, तो आ गया हमारा 1/5। राखी है अगर 5, तो पूनम उससे 1 अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि अधिक है, तो 1 अधिक हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 6। ये तो आ गई क्षमता। और जहाँ कहीं पर भी क्षमता दी गई होती है ना, तो क्षमता का उल्टा रेशियो होता है समय का, या फिर समय का उल्टा होती है क्षमता। अगर क्षमता का रेशियो आ गया हमारा 5-6, तो इनका जो समय आएगा ना, वो समय का रेशियो आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, इनके समय का अनुपात आ गया। अच्छा, यहाँ से हमको दिया गया कि राखी का जो समय ना, राखी ने कितने दिन तक कार्य किया, राखी ने 8 दिन तक कार्य किया है। तो राखी की क्षमता, मतलब कि क्षमता है 5, तो यहाँ से हमने देखा कि राखी की क्षमता कितनी है, 5 है, और उसने कितने दिन तक कार्य किया है, कार्य किया है 8 दिन तक। जब क्षमता को कार्य से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता है हमारा कार्य, यानी जो टोटल वर्क कितना किया उसने। तो राखी की क्षमता यहाँ पर दी गई थी 5, और उसने 8 दिन तक कार्य किया। 8 दिन तक कार्य किया, तो उसने टोटल कार्य कितना कर दिया, 8×5 = 40, तो उसने टोटल 40 कार्य कर दिया। अब इसने 40 तो कार्य कर दिया है, और 40 कार्य किया है ना, तो जो 40 कार्य किया है उसने, वो कितना परसेंट है टोटल कार्य का, वह टोटल कार्य का है 10%। तो ये 10% बराबर आ जाएगा हमारा, यानी 10 रेशियो बराबर आ जाएगा 40 के। तो यहाँ से काटेंगे हम लोग पूरा पूरा, जो हमारा कितना था, जो टोटल वर्क होता है वो तो 100% होता है। अब यहाँ से टोटल जो है ना हमारा कार्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 400। अगर टोटल कार्य था हमारा 400, ध्यान से सुनिएगा, अगर टोटल कार्य था 400 करने का कार्य था, यानी 400 टोटल कार्य था, और 400 कार्य करने में जो है ना राखी कितने दिन ले चुकी है, यानी कितना कार्य राखी कर चुकी है, राखी कार्य कर चुकी है 40। तो टोटल कार्य बचा कितना हमारा, अगर टोटल 400 कार्य था, राखी ने 40 कार्य कर दिया है, तो टोटल कार्य बचा कितना है, बचा है कार्य हमारा 360। अच्छा, अब बता रहा है कि शेष कार्य कितना बचा हमारा, 360 कार्य बचा है शेष, और उस कार्य को करने में उन्हें कितना समय लगा, उन्हें मतलब उन दोनों को कितना समय लगेगा। तो उन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 और 5 11। तो ये आ गया हमारा टोटल समय, क्या आ गया, समय। इतना दिन लगेगा उनको शेष कार्य करने में। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं। एक बार फिर से देखिएगा कि जो है ना राखी और पूनम दी गई थी, और यहाँ पर बताया गया था कि राखी 20% अधिक है, पूनम राखी राखी से 20% अधिक कार्यकुशल है पूनम। तो राखी, इसका फ्रैक्शन कर लिया हमने, आगे हमारा 1/5। तो राखी की क्षमता थी 5, तो पूनम की क्षमता 1 अधिक हो जाएगी 6। अच्छा, जो क्षमता का उल्टा होता है वो समय का रेशियो होता है ना, हमको तो पता है। अब अगर हमारी क्षमता 5 है, अगर हम 8 दिन कार्य करते हैं, तो 8×5 = 40 टोटल कार्य करेंगे। अब अगर 40 हमने कार्य किया है, तो वो टोटल कार्य का कितना है, 10% है। तो इस प्रकार हमने उस कार्य का 100% निकाल दिया, तो 100% आ गया हमारा 400 कार्य। अब अगर 400 कार्य में से हमने 40 कार्य कर लिया, तो हमारे पास बचा कितना काम, बचा है काम 360। और जो 360 कार्य हमारा बचा है ना, तो वो कौन करेगा, दो राखी और पूनम दोनों मिलकर करेगी ना। राखी की क्षमता है 5, पूनम की क्षमता है 6, तो टोटल 6×5 हो जाएगा 11। तो हमारा 360/11 दिन में टोटल कार्य जो बचा है ना, उन दोनों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे बड़े ही प्यार से। बता रहे कि ए और बी दोनों, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों ही अपनी घड़ियां बेच रहे हैं। एक को घड़ी बेचने पर जो है ना 25% का लाभ होता है, और जबकि दूसरे को क्या होता है, हमारा 10% की हानि होती है। तब ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात, यहाँ पर तो घड़ियां बेची गई हैं, और यहाँ पर बता रहा है कि उनके क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा, जो ए घड़ी है वो भी हमारी 5,000 रुपये की बेची गई, और जो बी घड़ी है वो भी हमारी 5,000 रुपये की बेची गई है। अगर घड़ी को हमने बेचा है, यानी एक हमारे पास यहाँ पर घड़ी है ए, और एक घड़ी है हमारे पास यहाँ पर बी घड़ी है। अच्छा, जो ए घड़ी है ना, इसको बेचा गया है, कहाँ पर लिखा है कि ए बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। कोई भी घड़ी होती है, घड़ी का जो सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है, वो होता है 100 आर। कितना होता है, 100 आर, यानी इस घड़ी का भी कॉस्ट जो खरीदा गया होगा, इसका भी 100 आर होगा, और इस घड़ी का भी होता है 100 आर। यानी जो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है ना, हमेशा 100% होता है।
अच्छा, अगर इसको जो है ना 25% अधिक में बेचा गया है, यानी लाभ पर बेचा गया है, तो इस पर 25% का क्या हो जाएगा? लाभ। और 25% लाभ का मतलब यानी 100 की चीज़ को कितने में बेचा होगा उसने? 125 आर यानी रेशियो में बेचा होगा। और वो बता कितने ने कहा बेचा है? ए वाली को भी बेचा है इसने 5000। कितने का? 5000 का बेचा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर भी सीपी, क्योंकि ये दिया गया हमारा विक्रय मूल्य। अब यहाँ से निकालेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%। तो इसको करेंगे यानी आर बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 5000 बटे में आ जाएगा हमारा 125 और मल्टीप्लाई बाई 100%। 100% क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये हमारा है क्या? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। जब सीपी हमारा 100% होगा ना तो वही हो जाता है। अब उसी प्रकार से करेंगे बी को। अब बी को क्या हो रहा है? बी को हो रही है 10% की हानि। तो यहाँ पर ले लेंगे बी का रेशियो। अब बी को भी 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि होने का मतलब 100 की चीज़ को 90 में बेच रहा होगा और 90 रुपये में बेच रहा है। और यहाँ पर बेचने का मूल्य बताया गया कि दोनों बेच रहे हैं यहाँ पर 5000 रुपये की, तो ये भी बेच रहा है 5000 रुपये का। अब क्या करेंगे? यहाँ पर भी जो है ना हमको 100% की वैल्यू निकाल देना, तो यहाँ से आ जाएगा आर बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 5000 बटे में आ जाएगा 90 और गुणे में आ जाएगा हमारा 100%। अब ये तो एक आ क्या चुका है? ये आ चुका है ए का जो है ना कॉस्ट प्राइस, और ये आ चुका है बी का कॉस्ट प्राइस। ये तो आएगा ना हमारा। अब इन्हीं का रेशियो हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर संख्या क्या दी गई हमारी? 5000 गुणे 100 और बटे में 125। और इनका रेशियो यहाँ पर क्या दिया गया है? 5000 गुणे में 100 और बटे में दिया गया है 90। अब काटेंगे भाई यहाँ से 5000 से ये 5000 कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब देखो भाई काटते हैं थोड़ा सा, और कैसे काट सकते हैं? 25 चक्कू 100 होता है और 25 पंजे होता है 125। ठीक है। और फिर आगे क्या कर सकता है? यहाँ भी कर सकता है। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से काट सकते हैं, दो दूना 4 होता है और दो पंजे होता है 10। अब यहाँ से 9 आ जाएगा इधर, तो आ जाएगा 9 दूना 18 रेशियो, और 5 की गुणा 5 से करेंगे आ जाएगा 25। यानी हमारा उनके क्रय मूल्य का जो रेशियो बन गया ना, तो रेशियो बन गया है 8:25, सॉरी 18:25। इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे दोस्त, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, इसको भी करेंगे वैसे जैसे कि पिछले क्वेश्चनों को हमने किया था। इसको करने का तरीका क्या है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य है 2000 रुपये, यानी इसका एमआरपी कितना दिया गया हमको? एमआरपी दिया गया है 2000 रुपये। अब पहले छूट दी गई है 20% की। अगर 20% की कोई छूट दी गई है तो इसका मतलब उसको बेचा कितने का गया होगा? इसका 20% छूट निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा। तो अगर 20% की छूट देगी तो 80% पर बेचा गया होगा। तो चीज़ को बेचा गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 दूना आ गया 16, यानी चीज़ को बेचा गया होगा 1600 का। अब जब 20% की छूट दी गई तो 1600 का बेचा गया। अब बेचा कितने का गया है कि 1400 का। और दूसरी छूट है X%। यहाँ पर छूट कितने की मिली है? 200 रुपये की छूट मिली। बेचा कितने का गया था भैया? 1600 की चीज़ को 1400 का बेचा गया, और छूट मिली किस पर है? छूट मिली है 1600 पर। तो 1600 और परसेंट के लिए 100 है, उसको नीचे, और जितनी छूट मिलती है उसको ऊपर, और जितना मतलब प्रतिशत में बताना है तो 100%। इसको डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा 16 और प्रतिशत। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5%। और ये हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान से तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी कभी भी आपसे पूछा जाए कि औसत आयु भी पूछ सकती है, औसत योग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जाए, तो औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत, इसका फार्मूला औसत बराबर लिखना है। जितनी भी संख्याएं देंगे तो लिखेंगे संख्याओं का योग। क्या लिखेंगे? संख्याओं का योग, और बटे में संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? तो संख्याएं कौन कौन सी दी गई? तो दिया गया हमारे पास 26 प्लस का 25 प्लस का 21 प्लस का 29 प्लस का 24 प्लस का 28, और एक संख्या हमारी दी गई है 22। कौन सी संख्या दी गई? प्लस का 22।
टोटल बट्टे करेंगे और ये टोटल संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, टोटल संख्या कितनी हमारी 7। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 8 और 2 10, 10 4 14, 14 में 9 जोड़ेंगे आ जाएगा कितना 23, 23 एक 24 और 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 से 35, 35 के हो जाएगा 5, हासिल मिला हमको 3, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 3 होता है 17, आ गए 175 बटे में कितना चल रहा है 7। इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 पंजे 35, यानी क्या आ जाएगा इनका औसत जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25। तो अच्छा एक चीज़ जान लेते हैं कि औसत होता क्या है। औसत हमेशा जो कोई भी संख्याएं दी गई होती है ना, तो अगर सभी संख्याओं को मिला दिया जाए तो बराबर बराबर सभी लोगों को कितना कितना मिलेगा, यही होता है हमारा औसत। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर सबको कितना मिलना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सरलीकरण का क्वेश्चन से सबसे पहले बताया था आपको कि बॉड मास, आपको पहले वाले वीडियो में बताया था हमने कि अगर सरलीकरण का क्वेश्चन कोई आता है तो बॉड मास के अकॉर्डिंग करते हैं, बॉड मास। और सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ब्रैकेट की चीज़ों को। तो ब्रैकेट की चीज़ों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 33 और 7 होता है हमारा 40, मल्टीप्लाई का निशान। जब भाग देंगे कितना आ जाएगा 22, मल्टीप्लाई का निशान। पचम कितना हो जाएगा 25। अब इन सब की क्या करना है, हमको आपस में गुणा कर देनी है। तो गुणा कर दो भाई, 40 गुणे 25 दूना होता है 50, 50 का 0 और 25 दूना 50 और 50 और कितना मिला था भैया 55। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, एक 2 जीरो हो गए यहाँ से, तो 5 4 पंजे 20, 20 का भी जीरो आ गया, यहाँ से मिल 2 और 5 को 20 और 2 कितना हो गया 22। ये टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है ना वो कितनी आ चुकी है 22,000। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन दिया गया था हमको और क्वेश्चन हमारे सामने है और इसको भी पढ़ेंगे। दिया गया कि यदि m और अनुपात n बराबर 9:6 हो तो m प्लस n और अनुपात m माइनस n का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो कैसे करें इन क्वेश्चनों को, यहाँ पर m और n की जो वैल्यू दी गई ना उनको एस्टिस पुट कर देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। हमको बताना है m प्लस यानी m प्लस n अनुपात और m माइनस n। तो m का मान यहाँ से कितना है 9 और n का मान कितना हो जाएगा 6। m का मान है 9 और n का मान है 6। तो हम क्या लिखेंगे, m की जगह पर क्या लिख देंगे 9 और प्लस n की जगह पर क्या लिख देंगे 6। अनुपात लगाया, अनुपात लगा दो, m की जगह पर 9 और n की जगह पर कितना लिखा है 6। अब 9 6 होता है 15, अनुपात घटा देंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 एक कम 3 और 3 पंजे 15। तो हमारा अनुपात जो निकल कर आया वो कितना आया 5:1। कितना निकल के आया 5:1 और ये हमारा बिल्कुल राइट और सही आंसर है। तो जब भी कभी आपको अनुपात का क्वेश्चन मिल जाए कुछ इस प्रकार से, तो जो m का मान होता है वही हम लोग m का मान लेंगे और जो n की वैल्यू दी गई होगी उसको n का और सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बता रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 5,175 रुपये, उस वस्तु पर 25% की छूट दी गई तो वस्तु का बताना है हमको अंकित मूल्य। अच्छा, तो अंकित मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको कि जो क्रय मूल्य होता है वो होता है हमारा मतलब जिस रुपए पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, और एक विक्रेता होता है मतलब कि जिस वस्तु पर मूल्य को बेचता है या फिर जिस मूल्य पर हम क्या करते हैं चीज़ों को बेचते हैं या वस्तुओं को बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। लेकिन हम लोग दुकानदार के पास में जाते हैं और देखते हैं, उनसे बताते हैं कि भैया जी ये वस्तु यानी कितने रुपए की है, तो बताता है कि भैया ये इतने इतने की चीज़ है, आपको इतना रुपया हम कम करके दे देंगे। तो जो पहले रुपया बताता है ना वही होता है उसका MRP यानी मार्केट रेट प्राइस होता है। तो वस्तु को विक्रय किया गया है यानी किसने बेचा है, यानी यहाँ पर दुकानदार होगा, दुकानदार ने विक्रय किया है ना, तो 5,175 रुपये की बेचा है चीज़ को और बता रहा है कि उसने 25% की छूट दी है। क्या दी है 25% की छूट दी है। अगर 25% की छूट दी है, अच्छा जो हमारा होगा MRP यानी कोई भी वस्तु होती है ना वो अपने आप में होती है 100% यानी 100 रेशियो होती है। अब क्या हो यहाँ पर अगर इसको 100% लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 100% होती है। अगर 25% की छूट दी गई तो 100 में 25% की छूट बराबर क्या हो जाएगा 75 R यानी रेशियो हो जाएगा, परसेंटेज यानी रेशियो हो जाएगा।
और जब 75 आर यानी रेशो की चीज़ को बेचा गया है, और तो वहाँ पर कितने का बेचा गया, वहाँ पर बेचा गया है 15175 का बेचा गया है। अब क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। हमको बताना है वस्तु का अंकित मूल्य, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। गला सर्दी बहुत ज़ोर की है तो गला भरा है, 1 मिनट। तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से निकालेंगे आर का मान, तो कितना आ जाएगा हमारा 5175 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 75। हमको वैल्यूज़ निकालनी किसकी, 100% की, तो यहाँ पर निकाल देंगे 100%। अब 25 3 होता है 75, 25 चौको होता है 100। ये कटेगा हमारा क्या, 5 5 10, हाँ कट जाएगा 3 से काटेंगे इसको, कितना कटेगा, 3 एक कम 3, 2 बच गया, 3 सत्ते 21 हो जाएगा हमारा। फिर कितना बच गया हमारे यहाँ पर, पूरा वैल्यू कट चुकी है ना, और 3 दूना हो गया 6 हमारा, और 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई कर देनी 4 से, 4 पंजे होता है 20, 2 बचा, और 4 दूना 8, और 10 का 0 हासिल मिला 1, 4 7 28, 1 29 हासिल मिल गया हमारे पास कितना 2, 4 एक कम 4, 4 2 6। तो टोटल वैल्यूज़ जो हमारे निकल के आ गई ना, वो कितनी आ गई, 6900 रुपया। तो उसका एमआरपी कितना था, वस्तु का एमआरपी था 6900 रुपये था, और 25% की छूट दी, तो बेचा कितने का, 5175 रुपये का। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा हल। दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रहा है कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब, इस प्रकार मतलब इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या हमको बतानी है। जब भी मेरे दोस्त इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए, तो हमको करना क्या होता है, सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी गई, एक तो दिया गया है 44, और एक दिया गया है 121, और एक दिया गया हमारे पास 11। इन सब का ले लेंगे हम HCF, क्या ले लेंगे, HCF यानी मासा ले लेंगे। अच्छा, इन तीनों में जो ना सबसे छोटी संख्या कौन है हमारी, 11, तो 11 ही इनका क्या हो जाएगा, HCF। तो जब इनका HCF निकाला हमने, तो HCF निकल के आ गया 11, HCF निकल के आया 11। अब क्या करेंगे, जो संख्याएं हमको दी गई हैं, तो 121 दिया गया है और 11 दिया गया है, इनको जो है ना, जो इनका टोटल HCF आया ना, उनके HCF से कर देंगे डिवाइड। तो इसको भी 11 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 11 से डिवाइड कर देंगे, और इसका भी 11 से डिवाइड कर देंगे। अब जो संख्या आएगी ना हमारे, 11 चक्कू 44 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 11 होता है 121, और यहाँ पर आ जाएगा 11 एकम 11। अब ये आई है हमारी पंक्तियों की संख्या। अब बता रहा है कि कुल कितनी न्यूनतम संख्या होगी, तो कुल न्यूनतम संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन सभी पंक्तियों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 11 एक 12, और 12 4 होता है 16, कितना होता है 16। तो न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 16, कितनी आ गई 16। और इस प्रकार से बहुत ही इजी वे में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।